तो हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी। मैंने पहले बताया कि फ्यूगेसिटी का जो कंसेप्ट है वो रियल गैस और आइडियल गैसों के बिहेवियर में डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्च किया गया था। और इसे देने में सबसे पहले योगदान जिसका है उसका नाम था जीएन लेविस, जिन्होंने फ्यूगेसिटी का कंसेप्ट दिया। 1906 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पे रियल गैसों के और आइडियल गैसों के बिहेवियर जो है वो एक एक्सप्लेन डिफरेंट कैसे होते हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया। हालांकि ये एक प्रकार का प्रेशर टर्म ही है, दाब वाला ही उपक्रम है जिसका उपयोग किया जाता है। इसको इसका डेरिवेशन और इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर थ्योरी कुछ डेरिवेशंस पे काम करते हैं जिसको जीएन लेविस ने एक्सप्लेन किया था। उनके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि जब हम गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जब हम उसको प्रेशर के अगेंस्ट क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलता है ये ऊपर के कंसेप्ट में दिया जा चुका है। डेल जी अपॉन डेल पी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू होता है वी, जो हमारा इक्वेशन नंबर पहला है, ये वाला इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है। और इस इक्वेशन के बेस पर हम दूसरा वैल्यू देखते हैं ये कि अगर हमने आइडियल गैस पीवी इक्वल टू आर टी पे काम किया तो वी को जब पक्षांतर करेंगे इस कंसेप्ट में तो वी पी जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर ऐसे पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमको दिखाई देता है कौन सा वाला, डेल जी अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू वी की जगह में आ जाएगा आर टी अपॉन पी। अगर हम यहाँ से डेल पी को पक्षांतर करें दूसरे जोन में उस तरफ इस प्रकार, ठीक है, तो हमें एक नया इक्वेशन प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 2 डी जी टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी और डी पी आ जाएगा। अगर हमने इसे एन मोल गैस के लिए लॉन्च किया तो डी जी टी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी और 1 अपॉन पी और क्या आ जाएगा डी पी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 याद रखिएगा। इक्वेशन नंबर 3 का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 मतलब ये वाले इक्वेशन का हम जब क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो उधर केवल क्या बचेगा, जी बचेगा, और इसमें से एनआरटी जो है चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा केवल 1 अपॉन पी बचेगा। डीपी 1 अपॉन पी का आपको पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग पी होता है। यहाँ पर एक नया जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसे आप लोग समाकलन नितांक कहते हैं, जिसको हम लोग जी स्टार करके इंडिकेट करते हैं, विच वेयर द जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि ताप दाब और मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 को याद रखिएगा, ये कंसेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आएगा जो इक्वेशन नंबर 3 था, उसमें हमने ये माना कि हमने जो दाब में परिवर्तन किया है इसी में जो समाकलन करना है उसे हम निम्न दाब P1 से लेकर उच्च दाब P2, मतलब P1 से लेकर P2 तक अगर हम क्या करते हैं इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें कुछ अलग तरीके से प्राप्त होगा। जहां पर आपको केवल P मिला है वहां पर P और P1 और P2 का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देगा। तो अगर आप उसका P1 और P2 के अगेंस्ट क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नीचे P1 और ऊपर P2 आएगा। जब ये वैल्यू रखेंगे तो आप देखेंगे एनआरटी तो ज्यों कहते हैं बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन पी का हो जाएगा लॉग पी, ऊपर में P2 और P1, एक बार P की जगह में P2 रखेंगे, एक बार P1 रखेंगे। जब ये रखेंगे तो आप देखेंगे लॉग का एक फार्मूला लॉग P1 माइनस लॉग P2 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग P2 अपॉन क्या हो जाएगा P1, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 5। अगर इसी इक्वेशन को अगर आप एक मोल गैस के लिए अप्लाई करेंगे तो जहां पर आपको n दिखाई दे रहा है वहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया डेल जी इज इक्वल टू आर टी लॉग P2 अपॉन क्या आ जाएगा P1 आ जाएगा। n मोल गैस के लिए है, आप इसे 1 मोल गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी पर कि चूंकि हमने देखा कि इसमें जब शुरू हमने किया था तो हमने देखा था कि जो मुफ्त ऊर्जा फ्री एनर्जी जो है वो टोटली डेल जी अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू क्या था वी था, मतलब आयतन के मान के बराबर था। लेकिन ये केवल किनके लिए है, आइडियल गैसों के लिए। आइडियल गैसों के लिए पीवी इक्वल टू आर टी जो है वो फॉलो होता है, लेकिन आपको पता होगा वास्तविक गैसों के लिए ये वैल्यू फॉलो नहीं होता। मतलब आप जानते हैं, आपने वंडरवॉल का करेक्शन सुना होगा जहां पे वंडरवॉल ने अपने नियम दिए थे, तब उन्होंने बताया था कि ये जो रूल है अप्लाई नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि लेविस ने कहा कि चूंकि V इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी जो है वो दोनों बराबर नहीं हो सकते वास्तविक गैसों के लिए, रियल गैसों के लिए। तो इक्वेशन नंबर 4 जो आपने लास्ट में आपको दिखाया था उसे हम रियल गैसों को लागू करने के लिए उसमें एक नया फंक्शन लेते हैं जो कि हम P के स्थान पे लेंगे।
P के स्थान पे क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा प्रेशर को एडिट किया गया था किसके सहायता से? P प्लस एन ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की सहायता से। चूंकि यहाँ पे हम पूरे P को एडिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पे P जो लिया जाता है सामान्य दाब, वो आदर्श गैसों के लिए है। जब हम इसे रियल गैसों पर अप्लाई करते हैं तो एक नया फलन का उपयोग किया जाता है, जिस फलन को स्मॉल f की तरह इंडिकेट किया जाता है, जो कि P के स्थान पर उपयोग किया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, फोर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 को एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें इस एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हम जहाँ पे P लिया गया था उसके स्थान पे क्या ले सकते हैं? F लेंगे, तो आपको इक्वेशन नया मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे G इज इक्वल टू जी स्टार प्लस एन आर टी लॉग F। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो है वो आपके आइडियल गैस के लिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लेकिन जब इसे आप रियल गैस पे अप्लाई करेंगे तो जहां पर P था उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? F आएगा। F फ्यूगिसिटी को शो करता है, पलायनशीलता को शो करता है। आप देखेंगे कि अगर हम इसे अवकलन करते हैं F1 और F2 को लेके, सॉरी समाकलन करते हैं F2 और F1 को लेके, F1 और F2 को लेके, तो जिस प्रकार ये हमको इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार का हमको इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त होगा? 7 मिलेगा, जहां पे डेल जी इज इक्वल टू एन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैंने कहा कि जब हम इसे फ्यूगिसिटी पे अप्लाई करते हैं तो डेल जी इक्वल टू एन आर टी लॉग F2 अपॉन क्या हो जाता है? F1 हो जाता है। जहां पर P2 था उसके स्थान पे F2 होगा, और जहां पे P1 था उसके स्थान पे क्या होगा? F1 होगा। याद रखना, वो आदर्श गैसों के लिए अप्लाई होता है इक्वेशन नंबर 5 जो है, और ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो रियल गैसों के पर अप्लाई होता है, जहां पे F2 और F1 जो है वो दोनों फ्यूगिसिटी का रेंज है, F2 F1 और F2। तो अगर आप इसे 1 मोल गैस के लिए अप्लाई करेंगे तो डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी लॉग F2 अपॉन क्या हो जाएगा? F1। अगर आप ध्यान दें, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7 को देखें, ये 7 को देख लीजिए आप, और इक्वेशन नंबर किसको देखिए? 5 को। तो दोनों तरफ डेल जी क्या है? इक्वल है, डेल जी इक्वल है ना। तो अगर दोनों डेल जी तक दोनों इक्वल है तो एक तरफ P दिख रहा है और एक तरफ क्या दिख रहा है? F दिख रहा है। तो F, समीकरण 5 और 7 को अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा दोनों तरफ सभी चीजें समान है, केवल किसको छोड़कर? फ्यूगिसिटी और प्रेशर को छोड़कर। तो अगर दोनों आपस में समान होते हैं तो फ्यूगिसिटी और प्रेशर भी आपस में क्या होंगे? ऑलमोस्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। जहां पे हमने इसे क्या लिया है? प्रोपोर्शनल का साइन लिया हुआ है। तो अगर प्रोपोर्शनल को हम क्या मान लें, वहां पे कांस्टेंट वैल्यू को क्या मान लें? 1 मान लें या यूनिट मान लें, तो आप देखेंगे फ्यूगिसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपका प्रेशर आएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आदर्श गैसों के पी को अगर हम फ्यूगिसिटी ही मान लें तो फिर आदर्श गैस और रियल गैस में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि फ्यूगिसिटी आखिर प्रेशर के इक्वल या इक्वलेंट कब होगा और किस कंडीशंस में होगा, ये बताने के लिए आप देखते हैं, आप लोग याद होगा कि जब हम किसी आदर्श गैसों पर काम कर रहे होते हैं, आइडियल गैस पर काम कर रहे हो, तो बोलते हैं हम ये कि अगर हमने टेम्परेचर को क्या किया? हाई किया, और प्रेशर को क्या किया? लो किया, तो धीरे धीरे कोई जो रियल गैस होता है वो आदर्श गैसों के बिहेवियर की तरफ आता है। इसका मतलब हमें प्रेशर क्या करना पड़ता है? डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि जब हम P को धीरे धीरे ये मान के चलते हैं कि इसका मान अगर हम एक से धीरे धीरे क्या करते जाएं? कम करते जाएं। अगर यहीं पे देखोगे तो F अपॉन P अगर इसी फॉर्मूला में रखते हो तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इसका मतलब ये कि अगर P का मान मैं धीरे धीरे क्या करते जाऊं? कम करते जाऊं। P का मान क्या करते जाऊं? कम करते जाऊं। P का मान अगर मैं धीरे धीरे कम करते जाऊंगा तो आप देखेंगे कि आदर्श गैसों में भी दाब कम होने पर जो वास्तविक गैसें होती है, रियल गैसें होती हैं, उसमें भी इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जो इंटरेक्शन जब नहीं होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण जब उसमें नहीं होगा, तो उसका जो रियल बिहेवियर होगा वो आइडियल गैसों की तरह शो करना शुरू कर देता है। तो आपको बताना होता है कि F अपॉन P इसका मान जो 1 होना है चाहिए, ये तब 1 होता है जब F और P दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि P का मान धीरे धीरे आप 1 से क्या करते जाएं? कम करते जाएं। मतलब किधर ले जाएं? शून्य की तरफ अगर आप ले जाते हैं तो इसका एक नया आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, लिमिट F अपॉन P इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा? 1, जहां पर P जो है वो 0 की तरफ इंडिकेट होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब P का मान जो है वो 1 से कम और शून्य की तरफ जा रहा होता है। ऐसे कंडीशंस में आप बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एट लो प्रेशर, निम्न दाब या अति निम्न दाब पर आपका बताएंगे कि वो दाब जो अति निम्न दाब पर वैल्यू होगा वो फ्यूगिसिटी से शो करता है, और उस कंडीशंस में जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा चाहे वो बहुत न्यून क्यों ना हो, वही आपका क्या कहलाता है?
फ्यूगोसिटी कहलाता है। जिस प्रेशर पे, जिस लो प्रेशर पर कोई पर्टिकुलर रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, वो पॉइंट क्या, वो प्रेशर क्या कहलाएगा आपके लिए, फ्यूगोसिटी कहलाता है। ये याद रखना। अब अगला आता है, हम इसका डिटर्मिनेशन किस प्रकार करेंगे, याद रखना। हाँ, हाई प्रेशर पे आप हमेशा याद रखना कि फ्यूगिसिटी और प्रेशर दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये केवल लो प्रेशर में ही दोनों आपको क्या नजर आएंगे, इक्विवेलेंट नजर आएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर में फ्यूगिसिटी केवल और केवल रियल गैस की तरह दिखेगा, आपको उसमें आइडियल गैस का नेचर दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने बताया कि प्रेशर को आप डाउन करते जाएंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे, तो फ्यूगिसिटी और जो ओरिजिनल प्रेशर है आप उसमें क्या नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। आपको याद रखना है। अगला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगिसिटी। पलायनशीलता का निर्धारण या डिटर्मिनेशन आप किस प्रकार से करेंगे, उसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, किस मेथड से निकालेंगे कि आपको आसान होगा। इसके लिए हम ये जानते हैं, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि एट ए लो प्रेशर, निम्न दाब पर जो फ्यूगिसिटी होता है वो लगभग किसके इक्विवेलेंट होता है, प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है डीजी इक्वल टू होता है वीडीपी माइनस एसडीटी होता है, जहां पे डीपी और डीटी कंटिन्यूअसली प्रेशर और टेम्परेचर चेंजेस को शो करते हैं, जहां पर वी और एस कंटिन्यूअसली वॉल्यूम और एंट्रोपी शो करता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिया तो आपको पता होगा आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ताप स्थिर रहता है। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। dt का मान जब जीरो होगा तो इस समीकरण को आप यहां रखेंगे तो ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में dg इक्वल टू क्या हो जाएगा, vdp हो जाएगा। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बोलता हूं मैं, यहाँ पर v की जगह में आप पहले वाला मान रखेंगे, कौन सा वाला, RT अपॉन P पर। ध्यान दीजिए, हमने अभी इसे रियल गैस पर अप्लाई नहीं किया है, अभी भी हम आइडियल गैस पे चल रहे हैं। तो डी जी इक्वल टू हो जाएगा v की जगह में आर टी अपॉन पी और dp। अगर हम समीकरण दो के बाद जो डी जी इक्वल टू आर टी अपॉन पी dp आया, उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर आपको मिलेगा डी जी आर टी, और लॉग के बाद क्या मिलेगा, P मिलेगा, आपको पता होगा। लेकिन अगर रियल गैस पर अप्लाई करेंगे तो P की जगह पे क्या मिलेगा, आपको F मिलेगा। बस एक अंतर आपको दिखाई देगा। समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखें। समीकरण 2 ये है आपका, जहां पर dg इक्वल टू vdp है और दूसरा समीकरण 4 है आपका RT d log f है। इसका मतलब समीकरण 5, समीकरण 2 और समीकरण 4 के एक पक्ष आपस में समान है, तो वो दूसरा पक्ष आपस में क्या होगा, समान होगा। फिर v की जगह में आप क्या लग सकते हैं, या v की जगह इसे एक्सप्लेन करने के लिए RT को क्या किया गया, पक्षांतर किया गया। आप RT को पक्षांतर कर दीजिए। RT को अगर मूव करेंगे तो चूंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसलिए कहा जाएगा v के ठीक नीचे, इसलिए डेल ln f अपॉन डेल p इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन RT। समीकरण कौन सा आएगा, 6 आएगा। समीकरण जो 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, इस समीकरण में अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप देखेंगे इसको, समीकरण 6 को स्टैंड बाय में रख के देखें कि आइडियल गैस के लिए v इक्वल टू क्या होता है, RT अपॉन p होता है। लेकिन आपको पता होगा कि हम लोग जब भी रियल गैस पर काम करते हैं तो रियल गैस में अगर आप एक नया फैक्टर डिफाइन करेंगे आइडियल गैस वाली जगह को, कि जो ओरिजिनल आपको वॉल्यूम मिलता है वो एक्चुअल में उतना नहीं होता है, तो इसके लिए एक नया फैक्टर यूज किया गया है ए, जहां पर ए वॉन्डरवॉल कांस्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए और बी अलग होता है। यहाँ पर जो फैक्टर ए यूज किया गया है ये लेविस द्वारा दिया गया है। तो ए इज इक्वल टू होता है RT अपॉन पी। ओरिजिनल वॉल्यूम से थोड़ा वॉल्यूम क्या रहेगा, इसका कम रहेगा, इसका मतलब RT अपॉन पी माइनस वी होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना। अगर यहाँ से मुझे v का मान निकालना है तो v का मान निकालने के लिए a को क्या करूंगा, मैं पक्षांतर करूंगा, तो v इज इक्वल टू मिलेगा मुझे RT अपॉन पी माइनस ए। इस मान को समीकरण 5 में पुट कीजिए। समीकरण 5 में पुट करने पर आपको मिलेगा RT d log f इज इक्वल टू v की जगह में क्या आ जाएगा, RT अपॉन पी माइनस ए इंटू डी। अगर आप dp को अंदर गुणा करेंगे तो dp का एक बार RT के साथ गुणा होगा और एक बार a के साथ गुणा होगा। दोनों के साथ जब गुणा होगा उसका क्या करेंगे, आप मान लो समाकलन करते हैं, या दोनों पक्षों में RT को क्या करते हैं, भाग देते हैं। दोनों पक्षों में RT का भाग देने से यहाँ से RT हट जाएगा और दूसरे सेक्शन से भी RT हटेगा, तो आपको मिलेगा d log f इक्वल टू dp अपॉन माइनस a अपॉन RT dp दिखेगा। जहां पे मैंने RT को भाग देते समय dp का अंदर गुणा कर दिया, उसके बाद आपको एक समीकरण मिलेगा d log f इक्वल टू dp अपॉन p माइनस a अपॉन RT इंटू dp। अगर आप दोनों पक्षों में देखें कि p को अगर आप हटाते हैं या समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर इस वाले वैल्यू का आंसर आएगा log p। log p को आप अगर इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा d log f माइनस log p, और log f माइनस log p मतलब हो जाएगा log f अपॉन क्या हो जाएगा,
पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए आर टी अपॉन क्या हो जाएगा डीपी। फिर इसके बाद अगर आप ये देखें कि मैंने कहा कि अंतिम उच्च दाब हम P मानते हैं और निम्न दाब हमने कहाँ से शुरू किया, मान लो शून्य से शुरू किया, जो कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत लो प्रेशर में स्टडी करते हैं। जब हम फ्यूगोसिटी पे काम करते हैं तो हमने माना कि लगभग उसका मान, प्रेशर का मान शून्य से लेकर कहाँ तक का लेते हैं, P तक का लेते हैं। तो उसके लिए आप जब ये मान रखेंगे, मान रखने के बाद यहां से अगर आप log f को log p को क्या करें, पक्षांतर करें, क्योंकि आप log f अपॉन p को क्या लिख सकते हैं, log f, और माइनस क्या लिख सकते हैं, log p लिख सकते हैं। तो log p को अगर आप पक्षांतर करेंगे तो ये दूसरे छोर में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू मतलब ये हो जाएगा कि log f इज इक्वल टू log p माइनस इंटीग्रेशन 0 टू p a अपॉन आर टी डी पी हो जाएगा समीकरण 10। अगर समीकरण 10 को आप लोग सरल रेखा समीकरण, कौन सा समीकरण, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ क्या करें, कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि y वाले वैल्यू के लिए f और mx वाली वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो p वाला वैल्यू आपको नजर आएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप a और f के बीच, ये a और f के बीच अगर क्या खींचते हैं, आप ग्राफ खींचते हैं, तो आप आसानी से 0 टू p a अपॉन आर टी डी पी का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। ये मान आपको अगर ज्ञात हो गया तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, फ्यूगोसिटी का मान निकाल सकते हैं, जो कि log f में दिया हुआ है, log और एंटी लॉग का यूज करके। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लो प्रेशर पे हमने जब मान निकाला तो इसके लिए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट निकले। दूसरा ये कि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में न जाकर जनरल लो प्रेशर पे काम करते हैं, हमने जनरल लो प्रेशर पे काम करेंगे तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा बदलेगा इसका। हालांकि अगर आपको फ्यूगोसिटी का कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन के लिए पूछेगा तो आप यहाँ तक भी लाके दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आगे जाके उसे एक्सप्लेन करें, यहाँ तक भी काफी है। ठीक है, अगला आएगा आपके लिए लो जनरल लो प्रेशर पर आपको क्या निकालना है, फ्यूगोसिटी निकालना है। तो फ्यूगोसिटी मान निकालने के लिए आप देखेंगे सामान्य निम्न दाब पर पलायनशीलता की गणना, फ्यूगोसिटी का कंसेप्ट देखते हैं। क्योंकि आप देखते हैं इसमें कि हमने ए का मान आपको बताया था कि ए का मान मोस्टली हम देखते हैं कि ये एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे लुईस ने दिया हुआ है। तो आप हमने लास्ट समीकरण जो लास्ट वाला देखा था, कौन सा वाला समीकरण 9, समीकरण जो 9 आपको दिखाई दे रहा होगा, log f अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस 0 टू पी ए अपॉन आर टी डी पी। अगर हम यहाँ से स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे log f अपॉन पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन पी आर टी। हमने यहाँ पे एक फैक्टर को हटा दिया, यहाँ पे किसको, डीपी को। डीपी को हटाने का कारण जब आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से डी हट जाएगा और वहां से भी डी हट जाएगा, तो ये दोनों डी यहाँ से हट जाएंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, और डीपी की जगह में केवल क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, पी होगा। तो log f अपॉन पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए अपॉन आर टी पी हो जाएगा। हमने पहले बता चुके हैं कि आपको कि अगर हम लो प्रेशर पे काम करते हैं तो लिमिटेशन f अपॉन पी पी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो लो प्रेशर में हम ये मान सकते हैं कि जब हम इस वाले वैल्यू को एक को किधर लाएं, इस तरफ लाएं, मतलब f अपॉन पी माइनस 1 करें तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। इसका मतलब जहां पर हमारे लिए वैल्यू जो है log f अपॉन पी दिया हुआ है, उसकी वैल्यू को हम अगर मान रखना चाहें तो f अपॉन पी माइनस 1 करके यहाँ पे इसे रखते हैं। ये रखा है हमने, इस इक्वेशन 11 से लिया नहीं है, ये हमने बताया कि हम अगर f अपॉन पी का मान निकालते हैं log के लिए तो हम ये देखेंगे कि इसका मान हमेशा क्या मिलेगा, 1 से छोटा मिलेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको 1 से माइनस किया। अगर आप यहाँ से f अपॉन पी को क्या करेंगे, 1 को पक्षांतर करेंगे तो f अपॉन पी का मान आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस log f अपॉन पी। और इस कंडीशन में log f अपॉन पी का मान कहाँ से, इक्वेशन नंबर 11 से जब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको एक नया समीकरण मिलेगा, f अपॉन पी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी पी। आप ये जानते हैं कि a इज इक्वल टू होता है आर टी अपॉन पी माइनस वी, जो हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर हमने देखा है, ये देखिए ये वाला a इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस वी होता है। तो हम अगर इस समीकरण का उपयोग करें तो हमको ऐसा नया समीकरण मिलेगा कि a की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर आप ये मान निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पे वैल्यू निकाल के, तो a इज इक्वल टू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं आर टी अपॉन पी माइनस वी, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा पी वी अपॉन क्या आ जाएगा, आर टी, अर्थात f अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी वी अपॉन क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। अगर आप ये मान रखते हैं, यहाँ से p को क्या करें, पक्षांतर करें दूसरे छोर में,
अगर आप P के मान को पक्षांतर करते हैं तो आपको ये समीकरण मिलेगा F इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी अपॉन क्या मिलेगा RT। ये आपके फ्यूगिसिटी का फाइनल जो डेरिवेशन फार्मूला है, F इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन वी RT। ये फ्यूगिसिटी का सामान्य दाब पर निकाला गया क्या है, व्यंजक है। इस आधार पर आप आसानी से फ्यूगिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कंडीशंस में हमने फ्यूगिसिटी को कंसेप्ट एक लॉग के आधार पे निकाला था, जिसको हमने स्पेसिफिक कंडीशन लिया था ए के आधार पे, एक जहाँ पे ए वैल्यू रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और एक हमने लिया जिसमें सामान्य दाब का उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए पीवी अपॉन आरटी है। इसमें केवल अंतर इतना दिखाई दे रहा होगा, एफ इज इक्वल टू पी इंटू पीवी अपॉन आरटी। देखिए आप मान देखेंगे तो ये आपका आदर्श गैस का फार्मूला है, और उसके साथ पी जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ये कंसेप्ट आप बता सकते हैं कि सामान्य तौर पे किसी भी रियल गैस का मान जो है आदर्श गैस के मान के बराबर नहीं होता, लेकिन आप बताएंगे कि लगभग ये उसके इक्विवेलेंट होता है एट अ लो प्रेशर, अगर आप निम्न दाब पे जाते हैं तो। ठीक है, ये कहलाता है आपका फ्यूगिसिटी। इसके अलावा इस पॉइंट पर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे।